नमस्कार साथियों, एक वीडियो लेकर आया हूं दीपक शर्मा का, जिसको अपलोड किए हुए 12 घंटे भी हुए हैं और उनका टाइटल है प्रेशर में है प्रधान सेवक और एक्शन नहीं तो पीएम को कीमत चुकानी पड़ेगी। और इस वीडियो को 12 घंटा के अंदर 4,75,000 के लगभग लोगों ने देख लिया है। अभी अपन भी इसी वीडियो को देखते हैं और रिएक्ट करते हैं दीपक शर्मा का वीडियो। आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और चलते हैं इस वीडियो को देखते हैं। 10 मई के बाद जिस दिन अचानक भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ था, उस दिन के बाद से मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार प्रेशर में है, दबाव में है और खासकर प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही। और क्या ये बात सही है कि मोदी के कई फैसलों पर अब सवाल उठ रहे हैं? और फॉर द फर्स्ट टाइम 11 साल में पहली बार क्या ये बात सही है कि मोदी ने पहली बार विपक्ष से मदद मांगी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी विदेश नीति ध्वस्त हुई है, फेल हुई है इस बार। और क्या देश की राजनीति जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें भी मोदी की मुश्किलें बढ़ रही हैं? नेता विपक्ष राहुल गांधी सीधे विदेश मंत्री एस जयशंकर पर सवाल उठा रहे हैं, सीधे वो अजीत डोवाल अमित शाह पर सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी हों या फिर उद्धव ठाकरे हों या स्टालिन हों या बाकी विपक्ष के नेता हों, वो भी घेराबंदी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुकते हुए दिखे और उन पर यह आरोप लगा कि एक जीती हुई बाजी ट्रंप के प्रेशर में वो हार गए, जिस तरह से सीज फायर किया, पाकिस्तान को एडवांटेज दिया। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि मोदी के जो समर्थक हैं पार्टी में, पार्टी के बाहर, वो भी मोदी से नाराज़ हैं। और सच ये भी है कि आरएसएस भी मोदी के कई फैसलों से सहमत नहीं है। अब दोस्तों, बड़ी सच्चाई ये है कि ना सिर्फ टारगेट पर नरेंद्र मोदी उनके फैसले हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर के 3 खास आदमी भी सवालों के घेरे में। और नंबर 1 ये साहब हैं, एस जयशंकर, विदेश मंत्री, जिनको मोदी जी ने खुद हैंडपिक किया था। फॉरेन सेक्रेटरी से सीधे फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, सचिव से सीधे मंत्री बनाया। जयशंकर इसलिए घेरे में क्योंकि मोदी ने पूरी छूट दी, बल्कि टीम मोदी, अजीत डोवाल और एस जयशंकर तीनों ही पुतिन से बात कर रहे थे, तीनों ही अमेरिका जा रहे थे, तीनों ही रणनीति तय कर रहे थे। लेकिन विदेश नीति पूरी तरह से फेल हुई। आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। और नौबत यह आ गई कि मोदी को कांग्रेस के विदेश मंत्री, जो कांग्रेस के पूर्व विदेश मंत्री हैं, उनका सहारा लेना पड़ा। उसमें सलमान खुर्शीद हैं, जो पूर्व विदेश मंत्री थे, फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर थे कांग्रेस के टाइम पे। इसके अलावा आनंद शर्मा भी विदेश मंत्री रहे कांग्रेस के, आनंद शर्मा की भी मदद मांगी है। इसके अलावा शशि थरूर हैं, जो राज्य विदेश मंत्री थे, मिनिस्टर फॉर स्टेट थे एक्सटर्नल अफेयर्स। शशि थरूर की मदद मांगी, सलमान खुर्शीद की मदद मांगी, आनंद शर्मा की मदद मांगी। और जो मनीष तिवारी, वो भी कुछ समय के लिए विदेश मंत्रालय में थे। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस के 4 ऐसे नेता जो विदेश मामलों के भी एक्सपर्ट हैं, उनका सहारा मोदी को लेना पड़ा है। और इन नेताओं को अब विदेश भेजा जा रहा है, सऊदी अरब की सरकार से बात करने के लिए, अमेरिकी सरकार को समझाने के लिए। जयशंकर नहीं, कांग्रेस के मंत्री मोदी जी का बेड़ा संभाल रहे हैं। अब सवाल सिर्फ फॉरेन पॉलिसी को लेकर नहीं है, विदेश मंत्रालय को लेकर नहीं, गृह मंत्रालय, जी हाँ, अमित शाह, मोदी जी के चाणक्य, सवालों के घेरे में ये भी हैं। और मोदी जी के जो जेम्स बॉन्ड हैं, मिस्टर अजीत डोभाल, इन पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस फेलियर एक बहुत बड़ा विषय। इंटेलिजेंस ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन भी। इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से पहलगाम हुआ, ये बात ऑल पार्टी मीटिंग ने खुद गृह मंत्रालय ने मानी। और इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, आज तक हमको नहीं पता है कि वो जो आतंकवादी थे जिन्होंने बेरहमी के साथ, कोल्ड ब्लड में, जिस तरह से हमारे नागरिकों की हत्याएं हुई हैं पहलगाम में, अभी तक उनकी गिरफ्तारी के बारे में देश को नहीं मालूम। तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन को लेकर अमित शाह पर सवाल हैं और सवाल अजीत डोभाल पर भी है। अब दोस्तों, जो भी गलतियां हुई या जो भी चूक हुई इंटेलिजेंस से या गृह मंत्रालय से या फिर विदेश मंत्रालय की जो कूटनीति है, डिप्लोमेसी में कहीं कमियां रह गई, ऐसी बहुत सी कमज़ोर कड़ी हैं जो मोदी को परेशान कर रही। और इसीलिए मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस प्रेशर में, मोदी सरकार दबाव में,
और शायद पिछले कुछ दिनों से इसी प्रेशर के चलते मोदी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। कभी मीटिंग जो है वो रक्षा मंत्रालय की होती है, कभी मीटिंग जो है वो गृह मंत्रालय में करते हैं, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ, RAW के साथ, अजीत डोभाल के साथ, और कभी वो विदेश मंत्रालय के साथ मीटिंग्स करते हैं कि कहाँ पर फेलियर हुआ। सवाल इस बात का है कि अगर मोदी ये जो गलतियाँ हैं, ये जो चूक है, ये जो डिप्लोमेटिक फेलियर है, अगर इस पर एक्शन नहीं लेते अपनी टीम पर, तो दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं गलतियों के चलते आखिर में मोदी जी को कहीं कीमत चुकानी ना पड़ जाए। वैसे भी मोदी जी इस सितंबर में 75 साल के हो रहे हैं, और एक समय था जब RSS ने कहा था कि 75 साल के बाद रिटायर होना पड़ेगा। वो चाहे अरुण शौरी हो, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो, या वो यशवंत सिन्हा हो, रिटायर तो होना पड़ेगा। आज यही सवाल मैंने यशवंत सिन्हा से किया, और यशवंत सिन्हा से इसलिए किया क्योंकि पूर्व विदेश मंत्री। सिन्हा साहब को सुनिए। व्यक्तिगत और या उनके व्यक्तित्व से जो निराशा देश भर में फैली है, भक्तों के बीच में भी फैली है, उसको देखते हुए मैं आज के दिन इसको रूल आउट नहीं कर रहा हूं कि मोदी जी को ही वो अल्टीमेट प्राइस पे करना पड़े और मोदी जी को ही अपने पद से इस्तीफा देना। अब दोस्तों, पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा को आप आगे सुन सकते हैं। कई बड़े खुलासे उन्होंने आज किए हैं, अहम जानकारियां दी, उनको सुनिएगा। लेकिन मैं फिर आता हूं असली सवाल पर। असली सवाल ये है कि राजनाथ सिंह हो या फिर अमित शाह हो या S जयशंकर हो, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय, इनको अगर हम अलग करें तो सवालों के घेरे में प्रधानमंत्री खुद है। और इसलिए हैं क्योंकि मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे ज़्यादा विदेशी दौरे किए, फॉरेन विजिट्स किए, और एक जोर दिया इन्होंने फॉरेन पॉलिसी पर, और ये कहा कि दुनिया भर में पहली बार, नॉट नेहरू, नॉट इंदिरा गांधी, नॉट राजीव गांधी, नॉट नरसिम्हा राव, नॉट वाजपेयी, डंका जो भारत का बजा 2014 के बाद बजा। लेकिन हुआ क्या, जब मुसीबत में देश आया, पाकिस्तान भारत की युद्ध की नौबत आई, तो हमारे साथ कोई देश खड़ा नहीं था। सच्चाई है, वो चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, सब ने एक कदम आगे बढ़ाया, हर कदम हमारे साथ किसी ने आगे नहीं बढ़ाया। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। और सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक लेवल पर, कूटनीतिक स्तर पर मोदी जी पाकिस्तान की मजबूत घेराबंदी नहीं कर पाए। फेलियर ही माना जाएगा कि अगर आप आंकड़े देखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। पिछले 11 सालों में, यानी 2014 से अब तक मोदी जी ने 88 विदेशी यात्राएं की, 73 देशों को उन्होंने विजिट किया है अपने कार्यकाल में, और तकरीबन कई हजार करोड़ रुपया इन यात्राओं पे खर्च हुआ है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो और चौंकेंगे। 5 बार मोदी जी चीन गए, 5 बार। और देखिए चीन आज क्या कर रहा है। चीन नहीं हथियार दिए, चीन नहीं गोला बारूद दी। दरअसल पाकिस्तान तो मुखौटा पहने हुए था, असली लड़ाई चीन लड़ रहा था। 5 बार विदेश यात्राएं मोदी जी ने की। जर्मनी 6 बार गए मोदी जी, 6 टाइम्स एज प्राइम मिनिस्टर। जापान, रशिया 7 बार, 7 टाइम्स। जापान नहीं दिखा मैं कहाँ है, हमको ये भी नहीं दिखा कि जर्मनी कहाँ है, हमारे साथ खड़ा भी है कि नहीं खड़ा है, या सिर्फ खंडन हो रहा है, या सिर्फ आतंकवाद को लेकर भर्त्सना हो रही है, और कुछ नहीं हो रहा। 8 बार फ्रांस गए और 10 बार अमेरिका गए। उस अमेरिका में 10 बार गए जहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोई मौका नहीं छोड़ा हमारे प्रधानमंत्री को अपमानित करने के लिए। सवाल इस बात का है कि जिन यात्राओं पर कई हजार करोड़ रुपए खर्च किए, जब संकट की घड़ी आई तो देश को हासिल क्या हुआ? बिग क्वेश्चन। अब दोस्तों, आज आपके सामने मुझे सिर्फ 2 क्वेश्चंस रखने हैं, और पहला क्वेश्चन ये है कि क्या मोदी सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से गलतियां हुई सारे एपिसोड में? और अगर गलतियां हुई हैं और उस पर एक्शन नहीं हुआ, या मोदी जी ने एक्शन नहीं लिया, तो आखिर में क्या इन गलतियों की कीमत मिस्टर मोदी को चुकानी पड़ेगी? मोदी हैज़ टू पे द प्राइस। क्या इसकी कीमत मोदी को ही चुकानी पड़ेगी? बड़ा सवाल है। और ये सवाल मैंने पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा से पूछा, यही सवाल पूछा। यशवंत सिन्हा साहब को आप इसलिए सुनिए, ज़रूर सुनिए। नंबर 1, बीजेपी को भीतर तक जानते हैं। नंबर 2, सरकार में, वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री रहे, वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे, तमाम सुरक्षा कमेटियों में वो शामिल थे,
हर बड़े फैसले में थे। कारगिल युद्ध में भी एक अहम भूमिका थी यशवंत सिन्हा की। यशवंत सिन्हा को सुनिए, बीजेपी को जानते हैं, सरकार को जानते हैं, और सबसे बड़ी बात मिस्टर मोदी को भी जानते हैं। उनको सुनिए, निर्भीक हैं, बेखौफ हैं, निडर हैं। सुनिए उनको, तमाम जानकारियां मिलेंगी और पिक्चर जो है एकदम क्लियर होगी आज। यशवंत जी, आप विदेश मंत्री रहे, आप वित्त मंत्री भी रहे, इकोनॉमिक फ्रंट पर भी सब कुछ जानते हैं देश के बारे में, फॉरेन फ्रंट पर भी सब जानते हैं, पार्टी को, बीजेपी को बहुत अंदर की तरह से जानते हैं। मोदी आपसे बहुत जूनियर थे। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि 10 मई के बाद जिस तरह से ये सीज फायर हुआ, उसके बाद से जिस तरह से बेचैनी हमको दिखती है नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, जिस तरह से मोदी अब कांग्रेस के विदेश मंत्रियों की मदद मांग रहे हैं, सलमान खुर्शीद कांग्रेस के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, या फिर आनंद शर्मा कांग्रेस के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, या फिर शशि थरूर, इन लोगों की मदद मांग रही है सरकार, इनको विदेश भेज रही है, अमेरिका भेज रही है, किसी को सऊदी अरब भेज रही है बातचीत करने के लिए। क्या आपको लगता है कि मोदी जी के जो कई फैसले थे कंट्रोवर्शियल थे और गवर्नमेंट प्रेशर में है, मोदी जी की जो साख है कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में? मैं बिल्कुल 100% आपसे सहमत हूं। इस पूरे प्रकरण में दीपक जी, जिस तरह मोदी जी की साख गिरी है, शायद और किसी नेता की नहीं गिरी है। और ये मैं मानता हूं कि एक स्वागत योग्य कदम है कि वो सारे पार्टियों के लोगों को भेज रहे हैं विदेशों में कि वो जाके भारत के पक्ष को रखें। आप जानते हैं कि मोदी जी की जो फितरत है उसमें पिछले 11 सालों में उन्होंने विपक्ष को दुश्मन ही समझा, मित्र नहीं समझा। आज पहली बार है कि वो विदेश के दौरे पर इन लोगों को भेज रहे हैं भारत का पक्ष रखने के लिए। और ये इतिहास, हमारे इतिहास में पहली बार नहीं होगा। आपको याद होगा कि नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था जिनीवा ह्यूमन राइट्स कमीशन में भारत का पक्ष रखने के लिए। 1971 में जब बांग्लादेश का इश्यू आया था तो उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने जयप्रकाश जी को भेजा था, जयप्रकाश नारायण जी को, दुनिया के कई महत्वपूर्ण देशों में कि वो जाकर भारत का पक्ष रखें। लेकिन उन सब लोगों ने कभी एकला चलो की नीति पर का अनुसरण नहीं किया जैसे मोदी जी ने किया है पिछले जी। तो ऐसा अगर वो आज के दिन आचरण कर रहे हैं तो जाहिर है कि वो दबाव में हैं, और दबाव बिल्कुल साफ दिख रहा है कि वो दबाव में है। क्योंकि जब भी पार्लियामेंट का सेशन होगा तो सरकार चाहे नहीं चाहे, बहुत सारे सवाल जो उभर कर सामने आए हैं उन सब सवालों का जवाब लोग मांगेंगे पार्लियामेंट में। जी, सबसे पहला सवाल जो है सबसे पहला सवाल है कि वो जो आतंकवादी थे जिन्होंने इस घटना को पहलगाम में अंजाम दिया, वो कहाँ गए? वो गए, अभी तक उनका पता क्यों नहीं चला? और उसके बाद जो चूक रही, जो कि सरकार के लोगों ने माना है कि बैसरन की घटना में चूक हुई, तो कहाँ चूक हुई? देखिए, प्रजातंत्र जो है वो अकाउंटेबिलिटी के बारे में। आप प्रजातंत्र में जब काम करते हैं तो जवाबदेही है चारों। फर्स्ट ये है कि जवाबदेही, तो कौन जवाब देता? गृह मंत्री को, भारत सरकार के गृह मंत्री महोदय को शायद बहुत पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि सबसे बड़ी भूल उनकी हुई है। और उसके बाद आपने विदेश मंत्री जी का नाम लिया, विदेश मंत्री जी जयशंकर जी, तो वो ना इधर के ना उधर के हैं, कहीं नहीं है, मोदी के इशारों पर हैं जी। जिस दिन मोदी चाहेंगे उस दिन जयशंकर हट जाएंगे अपने पद से। राज्यसभा के सदस्य या विदेशी नहीं जानता है कि जयशंकर की अपनी राजनीतिक हैसियत कुछ नहीं है, और इसलिए वो मोदी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। तो उनकी बात सुनेगा कि मोदी की बात सुनेंगे लोग? तो इसलिए इसमें पूरी जो सरकार है, इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। अब जयशंकर को ये कहने की क्या जरूरत थी कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था? ऐसा बयान देने की उनको क्या जरूरत पड़ी कि बयान दे दिया ये? जी,
आपको क्या लगता है कि एस जयशंकर जैसे लोग जो सेक्रेटरी थे, और मुझे लगता है कि जब आप विदेश मंत्री होंगे तो एस जयशंकर बहुत ही छोटी कुर्सी पर, छोटे पद पर होंगे उस वक्त, क्या अचानक क्योंकि मोदी जी को वो पसंद थे सचिव के तौर पे तो उनको मंत्री बना दिया गया? क्या आपको लगता है कि एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी जो पॉलिसी कह लीजिए, डिसीजंस के लिए पूरी तरह एक फेलियर मानते हैं आप उनको? आज के दिन मैं मानता हूं कि दो लोग जो टोटल फेलियर साबित हुए इस सरकार में, उसमें पहला नंबर है गृह मंत्री महोदय का, अमित शाह जी का, और दूसरा नंबर है विदेश मंत्री का, एस जयशंकर का। जी। इन लोगों की वजह से मैं अगर कहूं आपसे साफ तौर पर कि भारत की फौज ने जो बाजी जीती थी डिप्लोमेसी में, उस बाजी को हमने गंवा दिया। बहुत लोग इस बात को कह रहे हैं आज के दिन कि जो हमारी फौज ने हासिल किया उसको हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट पर गंवा दिया। जी। और ये बहुत बड़ी घटना है हमारे देश के लिए, जिसको बहुत आसानी से हम डिसमिस नहीं कर सकते। जी। इसके में अकाउंटेबल होना पड़ेगा लोगों को। जी। एक और सवाल ये उठ रहा है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, जिनको मोदी जी का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, और जो पेगासस जैसे जिन सॉफ्टवेयर लेके आए और इंटेलिजेंस सेटअप को बहुत मजबूत करने की बात कही थी कि हमारा जो इंटेलिजेंस है मोसाद जैसा है, सीआईए जैसा है, केजीबी जैसा है। आपको लगता है कि एक बड़ी चूक हुई, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ? 2000 लोग जहां इकट्ठे हों और वो भी कश्मीर में, वहां एक सिपाही नहीं था। क्या अजीत डोभाल जी की भी जिम्मेदारी है या जवाबदेही बनती है प्रधानमंत्री की तरफ से? बिल्कुल बनती है, लेकिन अजीत डोभाल नौकरशाह है। वो पॉलिटिकल अपॉइंटी जरूर हैं, बट पॉलिटिकल क्लास को बिलोंग नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने उनके इस्तीफे की बात नहीं की। मंत्री नहीं है वो, नौकरशाह है। मंत्री नहीं है, नौकरशाह हैं आज के दिन भी। और बहुत सारे नौकरशाहों को जिसकी अकाउंटेबिलिटी थी, उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी का निर्वहन नहीं किया। ऐसे लोगों को भी मुझे लगता है कि अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उसमें डोभाल भी है। जी। एक और इशू है, नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जिन्होंने सबसे ज्यादा फॉरेन विजिट्स की हैं। मैं भी देख रहा था, तकरीबन 2014 से अब तक 88 से ज्यादा, तकरीबन 90 फॉरेन विजिट्स हैं। 73-75 देशों में वो जा चुके हैं। अगर आप आंकड़े देखें तो अमेरिका तो 10 बार गए हैं, चाइना 5 बार गए हैं, रशिया 6-7 बार गए हैं। कई ऐसे मुल्क हैं जहां 2-2 बार, 3-3 बार एज प्राइम मिनिस्टर गए। उसके बाद भी यशवंत जी, एक देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। भूटान भी नहीं खड़ा हुआ, नेपाल भी सामने खुलकर नहीं आया, बांग्लादेश की तो बात ही छोड़ दीजिए, श्रीलंका की। तो क्या मोदी जी जो डंका पीटने की बात कर रहे थे कि भाई विश्व गुरु हैं, हम तो यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा देते हैं, हम तो जो है चाइना से लेकर और अमेरिका से सीधे बात करते हैं, उनके साथ झूला झूलते हैं शी जिनपिंग के साथ, हम हमारी चाय जो है वो ट्रम्प साहब के साथ होती है, इस तरह की बातें हो रही थी और एक देश साथ सामने नहीं आया साहब। देखिए, आईएमएफ में जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी हुई थी, उस समय आईएमएफ में पाकिस्तान को ऋण देने का प्रस्ताव आया। जी हाँ, $1 बिलियन से ज्यादा का। हाँ, और भारत ने एब्सटेन किया, लेकिन एक दूसरा देश हमारे साथ खड़ा नहीं था आईएमएफ में। और उसी दिन साबित हो गया कि हम कितने अलग थलग पड़ गए हैं। और मोदी जी का आपने जिक्र किया कि पता नहीं 90 देशों में गए, और कई देशों में कई बार गए, और सबको उन्होंने गलबहियां लगाया, अपने आलिंगन में लिया, और वो समझ गए कि बस बढ़िया सब कुछ हो गया, हमारी विदेश नीति सफल हो गई। जाके प्रवासी भारतीयों की मीटिंग को एड्रेस कर दिया, देश में खूब प्रचार किया उसका, और ये भूल गए कि विदेश नीति का जो मूल है वो है देश के हितों की सुरक्षा करना, उसको आगे बढ़ाना। वो हमारा भी कर्तव्य है, और जो दूसरा देश जिससे हम बातचीत करें उसका भी कर्तव्य है। हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है जब देश के हित का सवाल आता है तो हम जाके गले लग जाएं, जाके
कुछ भी कर लें, जब सवाल आएगा देश हित का तो वो देश अपने साथ खड़ा होगा, मोदी जी के साथ नहीं खड़ा होगा। और यही आज हमने देखा, मोदी जी ने जितने पैसे खर्च किए, मोदी जी जितने देशों में गए, कुछ देशों में बार बार गए, वो सारा व्यर्थ गया, सारा व्यर्थ। जी, वो पैसा बर्बाद हुआ, वो टाइम हजारों करोड़ बर्बाद का हुआ, खर्चा है जी। हजारों करोड़ का खर्चा है, वो सब बर्बाद हुआ क्योंकि आज के दिन भारत के साथ एक भी देश खड़ा नहीं है। तालिबान जी, को अगर हम छोड़ देते हैं। तालिबान को छोड़। एक और सवाल, जिस तरह से 10 मई के बाद मीटिंग दर मीटिंग हो रही है, एक घबराहट दिखती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। कभी डोवाल को बुलाया जाता है, कभी जयशंकर जा रहे हैं, कभी अमित शाह की मीटिंग है, कभी राजनाथ सिंह की मीटिंग है। क्या आपको लगता है कि मोदी जी को कुछ लोगों को किनारे करना पड़ेगा, कुछ लोगों को किनारे करना पड़ेगा अगर ये सरकार चलानी है? और अगर एक्शन नहीं लेते मोदी जी इस जो भी गलतियां हुई हैं, तो अल्टीमेटली मुश्किलें मोदी की ही बढ़ेंगी। क्या मोदी को एक्शन लेना होगा, या आपको लगता है कि मोदी एक्शन लेंगे, कुछ लोगों से इस्तीफा होगा आने वाले दिनों में? देखिए, मुझे लगता है कि देश में जो आज मानसिकता है, देश के लोगों का जो मिजाज है, उसमें अगर मोदी जी जिम्मेदार लोगों को सरकार से बाहर नहीं करते हैं तो मोदी जी को खुद बाहर होना पड़ेगा। मोदी जी की व्यक्तिगत रूप से जो भी उन्होंने गोदी मीडिया के माध्यम से छवि अपनी बनाई थी, वो छवि आज बिल्कुल मिट्टी में मिल गई है। उसमें कोई विश्वास नहीं करता है कि मोदी जी सचमुच में वही हैं जिसका इतने दिनों से ढिढोरा पीटा जा रहा था। जी, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है पहलगाम से शुरू होके और पाकिस्तान तक, अब देखिए ना कि बात कहाँ से शुरू हुई। बात शुरू हुई पहलगाम के आतंकवादी हमले से, जी, और जाकर कहाँ रुकी? भारत पाकिस्तान और जम्मू और कश्मीर के ऊपर। इससे बड़ी असफलता कोई दूसरी हो ही नहीं सकती थी कि जी, आतंकवाद को मुद्दा बनाए रखने के बजाय हमने मुद्दे को कहां से कहां भटकने दिया। ये जी, डिप्लोमेटिक ही फेलियर है ना। जी। क्या आपको लगता है कि इकोनॉमिक फ्रंट पर, अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट देखेंगे, तो हमने फॉरेन पॉलिसी की बात करी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करी। क्या आपको लगता है कि इकोनॉमिक फ्रंट पर जिस तरह से हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, प्रोडक्शन कम हो रहा है, देश की जीडीपी में कोई बहुत ज़्यादा उछाल नहीं है, और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही, क्या ये सब भी एक इशू है बैकड्रॉप में, जो मोदी जी के लिए आने वाले समय में मुसीबत बनेंगे कि फॉरेन पॉलिसी पे आप फेल, इकोनॉमिक पॉलिसी पे भी फेल है? बिल्कुल रियल इश्यूज हैं ये। देश में जो गैर बराबरी है वो बढ़ रही है, और ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और इसका उसका जो ये सपना दिखाते हैं, न ट्रिलियन लोगों की समझ में आता है, न डॉलर की बात लोग करते हैं। भाई वो देख रहे हैं कि भाई पर कैपिटा इनकम, हमारी इनकम में क्या इजाफा, तो इजाफा नहीं हुआ। दूसरी बात जो है वो प्रगति का दर। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं दीपक जी, कि हर आर्थिक व्यवस्था में एक ऑटोमेटिक गति होती है कि आप कुछ भी नहीं करें तो वो उसी गति से आगे बढ़ेगा। मैं मानता हूं अपने सारे अनुभव के आधार पर कि सरकार कुछ भी नहीं करे तो 5, 5.5, 6% से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी आगे साल दर साल। तो हम 6% से आगे बढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल नाकाफी है हमारे देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए। और अगर हमारे देश उतनी ही तेजी से तरक्की करता होता जैसे सरकार चाहती है कि हम विश्वास करें, तो 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को आज हम मुफ्त का भोजन क्यों दे रहे हैं? 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को, देश के लोगों को मुफ्त का भोजन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो मुश्किल में है, और उनको जी, अगर मुफ्त का भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो शायद वो भूखे सोने के लिए विवश होंगे। ये स्थिति आज के दिन है। जी, तो इसलिए अडानी कितने चमक रहे हैं, अंबानी कितने चमक रहे हैं, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि देश का जो आम नागरिक है वो किस कष्ट से गुजर रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में। और आप सपने दिखा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम की बात ही नहीं होती है।
जी। अ, यशवंत जी, आप बीजेपी में रहे, आरएसएस को अच्छी तरह जानते हैं और एक लंबी पारी आपने बीजेपी में खेली है। वाजपेयी सरकार के आप अहम मंत्री थे जिन्होंने विदेश मंत्रालय भी सँभाला और वित्त मंत्रालय भी सँभाला। क्या आपको लगता है कि आरएसएस से जिस तरह से हमें खबरें मिल रही हैं, आरएसएस की भी नाराज़गी है और जो बीजेपी का कोर वोटर है, जो बेस वोट है जिसे हम भक्त कहते हैं, भक्तों को भी बुरा लगा है कि भाई ये अचानक ट्रंप के प्रेशर में मोदी आ गए और मोदी की जो छवि है उसको धक्का लगा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप देखिए ना, इसमें सिंपल सी एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है। वो क्यों जी। नहीं चुन पा रहे हैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष? पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो आंतरिक प्रजातंत्र था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मुझे नहीं याद पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की पिछली बैठक कब हुई थी, जी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम क्यों नहीं चुन पा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि संघ और मोदी जी एक ही पेज पर नहीं है, दोनों के बीच में मतभेद है। और संघ उनसे ये कह रहा है कि भाई आपने जो 75 साल का नियम दूसरों के ऊपर लागू किया था वो अपने ऊपर भी लागू कीजिए, जी। और उसका मतलब ये होगा कि सरकार के बाहर जाइए। जी। तो मोदी जी बहुत मुश्किल में है, इसमें कोई शक नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्योंकि आप सीनियर मोस्ट लीडर हैं, आज की तारीख में द मोस्ट एक्टिव सीनियर मोस्ट लीडर इन द कंट्री, देश में। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? भाई 75 साल में यशवंत सिन्हा साहब भी रिटायर हो सकते हैं, मुरली मनोहर जोशी भी हो सकते हैं, अरुण शौरी भी हो सकते हैं, शांता कुमार भी हो सकते हैं, कलराज मिश्रा, एक लंबी फेहरिस्त है, कल्याण सिंह, लालजी टंडन। क्या आपको लगता है कि मोदी वाकई रिटायर होंगे? और अगर ये प्रेशर बिल्टअप होता गया तो उस तरह की नौबत आ सकती है? देखिए, अभी मैं ये जो कुछ हुआ, आतंकवाद की घटना और उसके बाद पाकिस्तान के साथ जंग, उसके पहले अगर आप ये सवाल हमसे पूछे होते तो हम कहते कि मोदी जी कभी स्वीकार नहीं करेंगे रिटायर होने को। लेकिन आज के दिन जो निराशा फैली है मोदी जी के व्यक्तिगत और या उनके व्यक्तित्व से, जो निराशा देश भर में फैली है, भक्तों के बीच में भी फैली है, उसको देखते हुए मैं आज के दिन इसको रूल आउट नहीं कर रहा हूं कि मोदी जी को ही वो अल्टीमेट प्राइस पे करना पड़े और मोदी जी को ही अपने पद से इस्तीफा देना पड़े। कारण बड़ी बात कही जी। 75 साल और जो भी जी, बड़ी बात यशवंत सिन्हा साहब ने कही, पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और एक सीनियर मोस्ट लीडर आज की तारीख में इस देश के। उन्होंने कहा, 2-3 बातें कही यशवंत सिन्हा साहब ने। एक तो ये कि कहीं ना कहीं मोदी को एक्शन लेना पड़ेगा, जैसे एस जयशंकर जो विदेश मंत्री, उनको फेलियर मानते हैं, गृह मंत्री उनको भी फेलियर मान रहे हैं। और अगर मोदी ये फैसला नहीं लेते, एक्शन नहीं लेते, तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में वो खुद घिरते चले जाएंगे। और एक लास्ट में जो बात सिन्हा साहब ने कही कि अगर मोदी जी की परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं करती है तो सितंबर आते आते, जब मोदी जी 75 साल के हो सकते हैं, हो सकता है प्राइस उन्हीं को पे करनी पड़े, यानी कीमत मोदी को ही चुकानी पड़े। जिस तरह से आरएसएस बीजेपी का कोर वोटर, जिसे हम भक्त कहते हैं, उनका जो बेस वोट है, वो भी कहीं ना कहीं उनसे नाराज है। तो एक निराशा की जो स्थिति है, उसके जिम्मेदार अंत में मोदी ही हो सकते हैं, उसके केंद्र में मोदी हो सकते हैं। ये यशवंत सिन्हा साहब का कहना है। सिन्हा साहब, आप आए, आपने एक शॉर्ट नोटिस पे समय निकाला और जिस तरह से खुलकर बात की, आसानी से समझाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।